How are you all? I hope all of you are good and doing your studies well with me. First of all, Happy Diwali to everyone. May this Diwali brings a lot of happiness in your and your family life. Okay? So कल हमने पढ़ा था डेरिवेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडी. ओके, तो आज भी हम कुछ डेरिवेशन ही करेंगे, पर डेरिवेशंस करने से पहले अभी हम एक टेबल पढ़ने जा रहे हैं जो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर बॉडीज. ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर सम रेगुलर बॉडीज. सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. सो दिस इज द टेबल. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेबल. ये टेबल है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर बॉडीज की. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है शेप ऑफ बॉडी. हमारी फर्स्ट बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म थिन रोड, मतलब एक पतली सी रोड है जो कि आपको फिगर में भी दिखाई दी गई है. जो यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पे CM लिखा हुआ है, ये CM है सेंटर ऑफ मास. इसकी पोजीशन है सेंटर ऑफ मास ही मिड पॉइंट ऑफ द रोड, जहाँ पे ये पॉइंट है मतलब रोड के मिड में बिल्कुल. सेकेंड वन है सर्कुलर रिंग, इसकी भी रिंग के सेंटर में ही है. थर्ड है सर्कुलर डिस्क, इसकी भी डिस्क के सेंटर में ही है जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. फोर्थ है क्यूबिकल बॉक्स, इसकी है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, मतलब जहाँ पर इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, यही वाला. नेक्स्ट वन है सिलेंडर, मतलब ये शेप है और इसकी पोजीशन है सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर. जो ये लाइन दिख रही है एक्सिस, और जो पॉइंट है जहाँ पर CM यानी कि सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है, ये है इसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. नेक्स्ट वन इज सॉलिड स्फीयर, इसकी पोजीशन है सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में. नेक्स्ट वन है ट्रायंगुलर लैमिना, इसकी पोजीशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, मतलब जो इसके मीडियंस हैं जहाँ पर सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं. फिगर में अगर आप देख सकते हैं जहाँ पर सारी लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, वाइट कलर का पॉइंट जो कि मैंने ब्लू कलर से भी सर्कल किया, ये वाला पॉइंट, यस, ये है हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना. लास्ट है हमारा सॉलिड कोन. यस, सॉलिड कोन, इसकी पोजीशन है 3/4 ऑफ हाइट ऑफ कोन फ्रॉम द अपेक्स. अपेक्स से जो 3/4 हाइट है वहाँ पर, जैसे कि जो ये यहाँ पर फिगर में कोन दिया हुआ है, इसकी 3/4 ऑफ हाइट अपेक्स से, तो जो पॉइंट दिया हुआ है ना ब्लैक कलर से, हाँ ये वाला, ये है हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन. तो ये थी कुछ बॉडीज़ जिनकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने अभी पढ़ी है. हमें इनकी डेरिवेशन इतनी करने की नीड नहीं है, हमें बस याद करना है कि इन बॉडीज़ की पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ होती है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मतलब कल हमने की थी सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन और आज हम करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन. ओके, सो फर्स्टली वी विल राइट कंसिडर a system of particle of n particles of masses m1, m2 and so on to mn of position vectors r1, r2 and so on to rn. Okay, after that कल हमने किया था सेंटर ऑफ मास का, हमने जो फॉर्मूला निकाला था, हम पहले सबसे पहले उसको राइट करेंगे. दैट इज सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 so on to प्लस mn rn and divide by m1 plus m2 so on to plus mn. ओके, सो आफ्टर दैट जो ये चीज़ डिवीज़न में है हम इसको इस साइड ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन में. ओके, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे. सो जो ये हमारा m1 प्लस m2 प्लस mn है, ये सारा है हमारा मास ऑफ द पार्टिकल. मास ऑफ द पार्टिकल है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसकी जगह m लिख लेंगे. ओके, हम यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको. हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है m इंटू सेंटर ऑफ मास. यहाँ पर m क्या है, मतलब मास है. उसके बाद जो इक्वेशन है हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ टाइम t. नाउ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ टाइम t.
तो चलिए करते हैं इसे डिफ्रेंशिएट। एम डी आर बाई डी टी M1 M2 dr2 by dt Mn drn by dt। हमने कल ही किया था dr by dt क्या होता है? यस वो क्या होता है? वो होता है वेलोसिटी के इक्वल। dr by dt किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया इक्वल एम वी, मतलब सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर इस सी का मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, सी एम भी लिख सकते हो आप। ये हो गया M1V1 प्लस M2V2 प्लस MnVn। हमने यहाँ पे v क्यों लिया? क्योंकि dr बाई dt किसके इक्वल होता है? v, जो कि हमारी वेलोसिटी होती है। तो ये हो गया। अब हम इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद टाइम t। नाउ वी अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद टाइम t। m dv by dt center of mass, m1 dv1 by dt, m2 dv2 by dt plus mn dvn by dt। ओके, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे हमें पता है dv by dt किसके इक्वल होता है? यस, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। यस, यू आर राइट, एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एम ए सेंटर ऑफ मास, ए यहाँ पर एक्सीलरेशन है m1 a1 प्लस m2 a2 सो ऑन टू mn an। अब मास इनटू एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है? हमने कल भी किया था। यस, इट इज इक्वल टू फोर्स। मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो हम यहाँ पर फोर्स ले लेंगे। F1 प्लस F2 सो ऑन टू Fn। ओके, तो अब हम इसको रहने देते हैं, हम इसको m ही रखेंगे, इसको हम अभी चेंज नहीं करेंगे। वैसे हमें पता है किसके इक्वल होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है ना, इसलिए भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब हमें क्या पता चला कि जो सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी वो मूव करता है। क्योंकि जो मास सेंटीमीटर है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ये किसके इक्वल है? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है। ये एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, तो अब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल रख देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 सो ऑन टू Fn। तो अब हमें इस डेरिवेशन से क्या पता चला? हमें पता चला कि कोई भी सेंटर ऑफ मास है, मतलब वैसे तो उसका मास एक जगह पर कंसंट्रेटेड है, बट वो मूव करता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। तो इस डेरिवेशन से हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें क्या पता चला कि हम कोई भी बॉडी है जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो एक जगह कंसंट्रेटेड होता है, बट वो मूव करता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है ना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हमने किया था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं हम उसका लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, उसको डेराइव भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले consider a system of n particles of masses m1, m2, so on to mn and their velocities v1, v2 and so on to vn. Okay, now their momentum is given by, अब हमने masses सेलेक्ट कर लिए, वेलोसिटी सेलेक्ट कर लिया। अब हम उसका लीनियर मोमेंटम मतलब की इक्वेशन लिखेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? p। ओके, m1 v1 प्लस m2 v2
प्लस mn/v(n). अब हमें पता है m1 m2 mn ये क्या है, सारा मास है। v1 v2 vn मतलब सारे पार्टिकल ये हम इकट्ठे ले लेंगे, तो हम इसको ले लें mv इक्वल टू में mv। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, dp बाय dt इज इक्वल टू m dv बाय dt। ओके, हम इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब dv बाय dt क्या होता है? यस, चेंज इन वेलोसिटी पे हमने किया था ना, ये होता है एक्सेलरेशन। नाउ dp बाय dt इज इक्वल टू m a मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? ये होता है एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। तो अगेन हम लिखेंगे dp बाय dt इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। अब बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो है 0। जो बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है हमारा 0। तो अब इस इक्वेशन को हम अगेन लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dp बाई dt इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। अब इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे dp बाई dt इक्वल टू में, जब भी किसी जीरो मतलब जब भी हम जीरो को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है आंसर, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारा जो दिस इम्प्लाइज दैट जो मोमेंटम है वो हमें पता चल गया क्या है, कांस्टेंट। यस, यही हमें प्रूव करना था। हमें पता चला जो हमने भी डेरिवेशन की है कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो अप्लाई करेंगे तो हमें जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो हमारा रिजल्ट ये है कि जब भी हम किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो अप्लाई करेंगे तो हमें हमारा लीनियर ऑफ मोमेंटम क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ओके, तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 है हम इसको दोबारा से राइट करते हैं और एक और चीज़ प्रूव करते हैं। ओके, अब इसको हम दोबारा से राइट करते हैं, ओनली राइट हैंड साइड को। अगेन m dv बाई dt। अब हमें पता है ये किसके इक्वल है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है। हमने किया था ना ये मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम इसको दोबारा राइट करते हैं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है। अब ये तो हो जाएगा जब हमारा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल होगा। हम अगेन सेम केस ले रहे हैं, जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है मास तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। तो हम वेलोसिटी को जीरो लेंगे, dv बाई dt इज इक्वल टू 0। अगेन वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन और आफ्टर इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन एक और रिजल्ट हमारे सामने है कि जब भी हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, कांस्टेंट। मतलब यहाँ से हमारे 2 रिजल्ट निकल के आए हैं कि जब भी किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो अप्लाई करेंगे तो उसका लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा और उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो आज हमने ये 2 रिजल्ट किए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। प्रूव दैट हाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बी कांस्टेंट। हमें पूरा डेराइव करके दिखाना पड़ेगा, या फिर वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट कैसे होता है वो भी हमसे पूछ सकता है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। हमने एंगुलर वेलोसिटी को भी हमारे पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है और हम इस चैप्टर में भी अगेन इसे पढ़ रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। एक होती है हमारी लीनियर वेलोसिटी, एक होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ओके, लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी
मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो it is defined as the ratio of angular displacement of body to the time interval during which the displacement occurs। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जिसमें डिस्प्लेसमेंट ओकर हो रही डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू मतलब वैसे इसका साइन डब्ल्यू है बट इसे हम बोलते हैं ओमेगा, इसे हम बोलते हैं ओमेगा और ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो इसका फॉर्मूला है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये। ओके, एंगुलर वेलोसिटी होती है जब हम सर्कल में कोई भी चीज़ करते हैं, मतलब एंगुलर वही होती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में। लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ में, तो रिजिड बॉडी की जब एंगुलर वेलोसिटी है वो होती है सर्कल में और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जब हमारा टाइम जीरो होगा, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, लिमिट कर दी हमने डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी चेंज हो गया डी थीटा बाय में डी टी। यहाँ पे डेल्टा का तो मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना, बहुत बड़ा चेंज, और डी का मतलब है शॉर्ट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये था हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के उससे, मतलब जैसे ये एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक बॉडी है, अगर वो इस साइड रोटेट कर रहा है तो अगर वो इस साइड रोटेट कर रहा है, इस साइड रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी इसी साइड होगी। अगर वो उस साइड रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी इसी साइड होगी। इसी वजह से हम एंगुलर वेलोसिटी को एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है, इसकी ऐसा यूनिट है रेडियन बाय सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l0 t-1, क्योंकि इसका कोई मास है नहीं, इसकी कोई लेंथ भी नहीं है, ओनली टाइम है वो भी -1, तो m0 l0 t-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, एंगुलर वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एंगुलर वेलोसिटी का। ओके, होप सो ये आपको समझ आया हो। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वेक्टर का रिलेशन निकालेंगे हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। सबसे पहले कंसिडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हम एक रिजिड बॉडी को कंसिडर करेंगे जो रोटेट करेगी अपने एक्सिस पर उसके सेंटर से और जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि एक XYZ प्लेन है, ये मैंने थोड़ा मतलब इसको मोड़ दिया है एक तरह से, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई और यहाँ जेड। तो एक पार्टिकल है P और ये P डैश, सो ये O ओरिजिन है, इसके सेंटर से मूव कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। ओके, सो नाउ कंसिडर पार्टिकल P, हमने B पार्टिकल कंसिडर कर लिया है। एज द बॉडी मूव्स अबाउट Z एक्सिस, जब बॉडी Z एक्सिस के थ्रू मतलब Z एक्सिस के पास से जब मूव करेगी, यहाँ से जब वो मूव करेगी तब लेट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P टू P डैश, जब वो पार्टिकल P से, ये P है और ये P डैश है, जब वो ऐसे मूव करेगा तब सच दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट P डैश इज इक्वल टू dr। इस तरह से जो हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो जाएगी dr के, जो कि यहाँ पर हमने लेट कर रखा है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो हो जाएगी d थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी dr और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी d थीटा। ओके, तो अब dr इक्वल टू d थीटा इंटू r, r यहाँ पर हमारा पोजिशन वेक्टर है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद टाइम t, जब इसे हम टाइम t से डिफ्रेंशिएट करेंगे dr बाई dt d थीटा बाई dt इंटू r। dr बाई dt किसके इक्वल होता है, हमारे वेलोसिटी के इक्वल होता है। d थीटा बाई dt किसके इक्वल होता है, हमारे ओमेगा के, जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। और r क्या होता है, मतलब r तो r ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकल के आया लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू पोजिशन वेक्टर। तो ये हमने आज इसमें वेक्टर रिलेशन में प्रूव किया है। तो इससे एक और बात पता चलती है, जब हमारा पोजिशन वेक्टर जीरो होगा तब जब हमारा पोजिशन वेक्टर जीरो होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। यस,
v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ये हमने प्रूव किया है। तो चलिए आज के लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। एंगुलर एक्सेलरेशन रेशियो होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के चेंज टू द टोटल टाइम टेकन, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इसका साइन होता है अल्फा। तो चलिए अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी एंगुलर वेलोसिटीज। हमने दो वेलोसिटीज ली है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एट इंस्टेंट t1 एंड t2, और दो हमने टाइम ली है t1 और t2। अब जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे? रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्योंकि हमने तो एवरेज लेनी है, और t2 माइनस t1, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ओमेगा वाई में डेल्टा t। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? लिमिट जब व्हेन टाइम अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा t किस में चेंज हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी में। अब हमने कुछ देर पहले एंगुलर वेलोसिटी की थी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय में डी टी। तो हम वो यहाँ पर पुट कर देंगे डी बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई टी। तो डी इंटू डी थीटा, डी स्क्वायर थीटा बाय में डी टी स्क्वायर। ओके, सो नाउ अब एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या है? m0 l0 t -2। मास है नहीं, लेंथ भी नहीं है, टाइम क्या है? -2। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लेंगे पॉजिटिव। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लेंगे? नेगेटिव। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या किया? सो लेट्स सम अप। आज हमने क्या क्या किया? आज हमने सबसे पहले किया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सम रेगुलर बॉडीज। उसके बाद हमने किया कि लीनियर वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होती है और जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, और वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होती है जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? 0। उसके बाद हमने किया एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हमने किया वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और अब हमने किया लास्ट टॉपिक जो था हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज हमने ये सब टॉपिक किए हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ गए हों। तो प्लीज़ एक बार वीडियो देखने के बाद ज़रूर रिवाइज कर लेना, और अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, थैंक यू, हैव एन अमेजिंग डे, and again happy Diwali to all of you.